नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। बिहार में सियासी संकट एक बार फिर से उभरा है। नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारने वाले हैं, लेकिन इन सब के बीच में तेजस्वी यादव, जो कि डिप्टी सीएम है फिलहाल के लिए, वो मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रहे थे, वो सपना कहीं ना कहीं चूर होता हुआ नजर आ रहा है। या फिर नीतीश कुमार ये जो पलटी मार रहे हैं, उसमें एक मौका तेजस्वी यादव के पास में है कि वो सीएम बन सकते हैं और बिहार की सत्ता को अपने हाथ में रख सकते हैं। लेकिन आपको लग रहा होगा क्योंकि नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं, वो फिर से मुख्यमंत्री बन जाएंगे और सारी जो ये घटनाक्रम है वो फिर से नीतीश कुमार के इशारों पर नाचेगा। लेकिन अभी भी एक मौका है। वो मौका क्या है? वो अंकगणित में छिपा हुआ है। उस अंकगणित को समझाएंगे तो संजीव त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं। संजीव जी, अभी साफ तौर से ये लग रहा है कि पूरा खेल, क्योंकि हमेशा से नीतीश कुमार ही करते आए हैं, कभी बीजेपी से लालू जी के साथ में आ गए, कभी इधर से उधर चले गए, लेकिन पूरा गेम उनके इशारों पर नाचता है। लेकिन इस बार अलग क्या है? क्या अलग हो सकता है और तेजस्वी यादव के लिए इसमें संभावना क्या है? देखिए, दिल्ली में आज बड़ी निर्णायक बैठक हुई। वो बैठक थी गृह मंत्री और चिराग पासवान की, और जिस हिसाब से वो बैठक हुई, वो पहली स्पष्ट साइन है कि बिहार में बदलाव होने जा रहा है। अभी तक बाकायदा किसी ने कहा नहीं है, लेकिन उस मुलाकात के बाद जो सूत्रों से जानकारी मिली, उसमें स्पष्ट हो गया कि कल यानी कि रविवार के दिन बहुत निर्णायक फैसले होंगे बिहार में। और उन फैसलों का मंतव्य ये है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार एनडीए में आएंगे और उन्हें फिर से बुलावा मिलेगा गवर्नर की तरफ से। वो फिर से सरकार बनाएंगे, शपथ लेंगे। डिप्टी सीएम कौन होंगे बीजेपी को तय करना है, और उनका भी शपथ साथ होगा या नहीं होगा ये बीजेपी कल तक तय कर देगी। उस शपथ ग्रहण में जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे, पार्टी अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के। ये भी करीब करीब तय है। तो अगर ऐसे देखें हिमांशु, तो लगता है कि गेम सेट मैच। लेकिन क्या इसमें, जैसा कि आपने कहा कि कुछ बाजीगरी बची हुई है, भाई हारी हुई बाजी को जीतने वाला बाजीगर कहलाता है, तो वो कौन सी बाजीगरी है? क्योंकि इसमें तो नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी जीतते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। पर आंकड़े जो हैं इस बार एक फैक्टर है, और दूसरा फैक्टर है स्पीकर। आंकड़े फैक्टर वो कैसे हैं आपको हम बताएंगे, लेकिन 2017 और 2024 के बीच का अंतर पहले समझ लिया जाए। 2017 यानी कि पिछली दफा जब पलटी मारी गई थी, तो उस वक्त स्पीकर साहब जो थे वो जनता दल यूनाइटेड के थे। ठीक है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आई थी। इस बार जो स्पीकर साहब हैं वो आरजेडी के कोटे से आते हैं। और स्पीकर की क्या भूमिका हो सकती है आपने महाराष्ट्र में बखूबी देखा है। सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है भाई जल्दी से तय करें आप, ये जो क्रॉसओवर हुआ है शिवसेना से विधायकों का, ये सही है गलत है और रिपोर्ट हमें दीजिए। लेकिन स्पीकर साहब अपना समय ले रहे हैं, और अभी तक वो सिलसिला चल ही रहा है, वो आकलन चल ही रहा है। महीनों हो गए और अभी तक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास आई नहीं है। इधर कार्यकाल भी अपने समापन की तरफ बढ़ रहा है मुख्यमंत्री शिंदे साहब का। तो स्पीकर साहब जाहिर है कि बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल। तो एक तो बड़ा फैक्टर ये हो जाता है कि स्पीकर इस बार जनता दल यूनाइटेड के नहीं है, स्पीकर इस बार आरजेडी के हैं, लेकिन डिप्टी स्पीकर आरजेडी के नहीं है। डिप्टी स्पीकर आरजेडी के नहीं है। तो क्या इसमें भी पेच है, ये समझना पड़ेगा।
लेकिन यहाँ पे वो वाला संकट नहीं है जो महाराष्ट्र में था कि पार्टी टूटी हो। यहाँ तो पूरी पार्टी ही उठ के दूसरे को सहयोग करने के लिए चली जा रही है। हाँ, ये इस वक्त दिख रहा है, दृश्यम है कि पार्टी पूरी तरह से इधर से उधर हो रही है। पर ये तो आप फाइनलिटी के साथ तभी ना कहेंगे जब हो जाएगी। हाँ, अभी एक अजम्पशन है कि भारतीय जनता पार्टी के 78 एमएलए, 4 एमएलए हम पार्टी के, मांझी जी के पार्टी के 82, इनमें 45 एमएलए आकर के जुड़ जाएंगे नीतीश जी के जनता दल यूनाइटेड के, तो आंकड़ा 127 हो जाता है। मैजिक फिगर 122 है, तो जाहिर है कि मेजॉरिटी मिल जाती है। और इसी आधार पर शायद गवर्नर साहब, जो कि मौजूदा सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए हैं, मौजूदा केंद्र सरकार के द्वारा, तो वो शायद इनवाइट किए करें वो, और उनको दोबारा से शपथ, दोबारा क्यों कहूं, 9वीं बार, और इस देश में रिकॉर्ड हो जाएगा कि 9 टाइम्स मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ वो ले लेंगे। पर जैसा कि मैंने कहा कि शपथ लेने के बाद समय आएगा मेजॉरिटी प्रूफ करने का, फ्लोर पे आने का। और यहां से पेच शुरू होता है। आरजेडी ने आज बैठक की है और उसमें तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी मौजूद रहे, और जो भी विधायकों को उन्होंने कहा है, जो बात छनकर बाहर आई है, उसमें तेजस्वी यादव के द्वारा रिपोर्टेडली ये कहा गया है कि खेला होना अभी बाकी है। हाँ, तो ये तो समझना पड़ेगा कि खेला किस बात को लेकर के वो कह रहे हैं, कौन सा खेला अभी बाकी है, क्योंकि बाकी खेला तो यहाँ दिल्ली में तय हो गया। और निर्णायक आज बैठक भी हो गई, क्योंकि एक ही मुश्किल पॉइंट था, और वो था चिराग पासवान से जुड़ा हुआ। भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान को छोड़ना नहीं चाहती है किसी भी स्थिति में। ऑल वेदर एलआई है चिराग पासवान, और वो चाहती है कि वहां तख्ता पलट भी हो जाए। और नीतीश जी की और चिराग पासवान की जो अदावत है वो जगजाहिर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आसान नहीं था, लेकिन ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने कन्विंस करने में चिराग पासवान को सफलता पाई है। अच्छा, हम लोग जो मैथमेटिक्स देख पा रहे हैं, जो अंकगणित समझ पा रहे हैं कि 127 की मेजॉरिटी के साथ फ्लोर पे जाएंगे और वहां उनकी चीजें हो जाएंगी। नहीं जा पाएंगे 127 के साथ में, और ये 122 से कम रहेगा। इसके लिए क्या तेजस्वी यादव या फिर लालू प्रसाद यादव कोई खेला कर सकते हैं? ये खेला जो है इसी में छिपा हुआ है। क्या आपने, जैसे मैंने कहा कि 45 लोग जुड़ जाएंगे, तो वो 45 नहीं जुड़ेंगे, उसमें से हो सकता है कुछ कम जुड़े या फिर कुछ लोग ऐसा कहें, तो वो क्या उसके कोई आसार है? क्योंकि यहीं पे है पूरा खेल। हाँ। वहां से उठ के कुछ लोग अगर पाला बदल ले, क्योंकि कहा जा रहा है कि पहले लालू प्रसाद यादव ने मांझी जी से बात की, उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद राहुल गांधी की भी खबर है कि उन्होंने बात की है, इंडिया अलायंस में आने का ऑफर दिया है उनको। तो अगर वो आ भी जाते हैं 4 सीटें लेकर, तब भी 122 से ऊपर ही रहेंगे, 123 पे रहेंगे। तो मांझी के आने से भी कोई फायदा नहीं होगा। तो फायदा असल में जिधर होना है उधर की क्या संभावना है? हिमांशु, देखिए, जो भी थोड़ा अनुभव है राजनीति कवर करने का मेरा, तो मैंने पाया है कि जिस दिन फ्लोर ऑफ द हाउस पर आंकड़ों को आंका जाने लग जाता है, जिस दिन ये फ्लोर टेस्ट होता है, तो बड़े सामान्य तौर पर, ऑर्डिनरीली, जनरली ये देखा गया है कि 1-2 विधायक तो वैसे ही एब्सेंट होते हैं। भाई किसी की तबीयत जेन्युइनली खराब होती है, कोई कहीं भर्ती होता है, किसी के परिवार में कोई बहुत विकट परिस्थिति आ जाती है, हो सकता है कुछ दबाव है या फिर उसका कुछ मन है तो वो नहीं जा रहा है। ये तमाम चीजें हैं। अब देखिए, आप ही ने कहा 127 और 122, यानी कि +5 की मेजॉरिटी है। पॉलिटिक्स में इसे थिन मेजॉरिटी कहते हैं। हाँ, सही बात। बहुत, अगर आपका दहाई में भी नहीं है मेजॉरिटी, तो थिन मेजॉरिटी है। अब इसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो कि मानकर चली जा रही हैं कि सब कुछ वैसा ही रहेगा, जैसे कि जेडीयू पूरी तरह से वहां चला ही जाएगा। इसमें ये मान के चला जा रहा है कि हम पार्टी साथ ही रहेगी, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ रहेगी।
अगर मान लीजिए कि ये सब है, तब तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, मेजॉरिटी प्रूव हो जाएगी फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर। अब चलिए आरजेडी की तरफ, उनकी संभावनाओं पर विचार करते हैं कि तेजस्वी यादव आखिर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपकी भी जिज्ञासा है कि अभी खेल होना बाकी है। देखिए, ये सरकार फिलहाल अभी इस वक्त, क्योंकि अभी गिरी नहीं है, तो ये सरकार चल रही है 159 एमएलएज के मेजॉरिटी से। बिहार में 243 का आंकड़ा है, 243 सीट्स हैं, और उसमें से 78 बीजेपी और 4 हम पार्टी, इतना ही है जो सरकार में नहीं है, बाकी सब तो सरकार के साथ ही है। बिल्कुल। तो 159 अभी लोग हैं जो कि सरकार के साथ हैं। अब इसमें से आप हटा दीजिए 45 जेडीयू के, तो कहा यही जा रहा है कि 114 का आंकड़ा आता है। 114, 159 माइनस बिल्कुल 5, 114 का आंकड़ा आ जाता है। 8 दूर है अपने, अभी तेजस्वी यादव 8 दूर है। अब इन 114 में ब्रेकअप देखिए आप, 79 जो है वो तेजस्वी के हैं, बिल्कुल, 19 कांग्रेस के हैं, दोनों मिलाइए 98 पर आ जाते हैं आप। और कहा जाता है कि 12 जो हैं वो लेफ्टिस्ट पार्टीज के हैं। 12 या 16 के करीब है। हाँ, मतलब सीपीआई सीपीएमएल ऐसे मिला के हाँ, तो मतलब टोटल 114 पर आंकड़ा जाता है। कुछ इंडिपेंडेंट भी हैं एक आध उसमें, एआईएमआईएम जुड़ जाती है, हालांकि उनके पास एक ही सीट बची है, हालांकि थी तो ज्यादा, अब बची है, 4 जुड़ करके आ गए हैं अभी ऑलरेडी। और ये 4 जुड़वाया था, कहते हैं नीतीश जी ने। नीतीश जी उधर चले गए। तो अब ये 114 पर आ जाता है आंकड़ा। इसमें कंडीशन ये है कि कांग्रेस जो है, क्या वो इंटैक्ट रह जाती है, क्योंकि खबरें उनके बारे में भी आ रही हैं कि उसमें से उनके 19 विधायक को आज पूर्णिया पहुंचना था, तो नहीं पहुंचे। और कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं डॉक्टर शकील अहमद खान, उन्होंने बैठक बुलाई थी। राहुल गांधी की जो यात्रा है वो प्रवेश करने वाली है बिहार में। तो उस नाते पूर्णिया में बैठक हो रही है। उस बैठक, जो कि बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, राहुल गांधी के लिए बैठक, उसमें विधायक आज नहीं पहुंचे, तो ये बैठक कल बुला ली गई है 11 बजे। पर्यवेक्षक भी नियुक्त कर दिए गए हैं बघेल साहब, और बघेल साहब को भेजा जा रहा है। बघेल साहब को भेजा जा रहा है, पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के, जाइए भाई संभालिए। और केवल न्याय यात्रा ही नहीं, वहां के जो मामले हैं तो उसको भी देखिए जाकर के। अगर इंटैक्ट रह जाती है तो फिर 114 का आंकड़ा हो जाता है। अब इसमें होता यह है मांचू के, जैसा मैंने कहा, बहुत स्वाभाविक तरीके से 1-2 लोग नहीं पहुंच पाते हैं, तो 127 जो है, अगर 1-2 नहीं आते हैं, और अगर मान लीजिए कि एब्सटेंशन हो जाए, कुछ जनता दल यूनाइटेड के विधायक या फर्ज करें बीजेपी के विधायक अगर एब्सटेंशन कराने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, जेडीयू के लोग, बीजेपी के लोग, माफ करें आरजेडी के लोग, कांग्रेस के लोग, तो आप पाएंगे कि 127 का जो आंकड़ा है वो धीरे से नीचे आ जाता है, by 3, by 4, है ना। और इससे क्या होता है कि जो मेजॉरिटी मार्क होता है वो भी नीचे आता है। उस दिन हाउस में जितने लोग प्रेजेंट रहेंगे उसका आपको चाहिए। तो मेजॉरिटी जैसे ही नीचे आएगी, ये 114 और करीब होने लगे। एक स्थिति ये है। दूसरी स्थिति है कि कहीं जनता दल यूनाइटेड के कुछ लोग तो इधर नहीं आ जाएंगे, कहीं हम पार्टी के कुछ लोग तो इधर नहीं आ जाएंगे। मैं मान सकता हूं भारतीय जनता पार्टी के नहीं आएंगे, क्योंकि वो केंद्र में मजबूत, उन्हें लगता होगा कि हम अभी बहुत मजबूत चल रहे हैं, तो कोई विधायक क्यों छोड़ेगा। पर हर विधायक को ये चिंता जरूर है कि अभी 1.5 साल बचे हुए हैं, अभी 1.5 साल बचे हुए हैं, और विधायकी जो है बड़ी मुश्किल से मिलती है। तो ये विधायकी अगर
मुश्किल से मिली है तो 1.5 साल का आनंद लिया जाए ना। सरकार डामाडोल होके हाउस डिसॉल्व हो जाए, जो कि नीतीश जी चाहते थे, तो वो तो नहीं होना चाहिए ना। तो सरकार बने, और सरकार बने, सरकार का गठन हो, तो तेजस्वी एक प्रोस्पेक्ट के रूप में उभर रहे हैं। भाई डिप्टी सीएम सिर्फ उनके पास ऑलरेडी है। अब मुख्यमंत्री का जो एक पद है वो मात्र 8 के फासले से दूर है उनसे। बिल्कुल 8 विधायकों के फासले से दूर है। अब ये 8 विधायक क्या वो जेडीयू से तोड़ लेंगे? क्या वो कांग्रेस को इकट्ठा रख पाएंगे? और अगर ये दोनों चीजें हो जाती हैं तो अभी भी तेजस्वी का गेम बरकरार है। और यहां से एक चीज और तय हो जाएगी कि लालू प्रसाद यादव, जो कि अब बिल्कुल सुपर एक्टिव मोड में है, उनके अंदर कितना दमखम बचा है अभी। क्योंकि अगर वो चीजों को सॉल्व कर लेते हैं, तोड़फोड़ कर लेते हैं, तो फिर असली खिलाड़ी बिहार के, क्योंकि तेजस्वी यादव सीएम बन जाएंगे, अगर बन जाते हैं तो लालू प्रसाद यादव के अंदर वो क्षमता और वो चीजें नजर आएंगी हर किसी को। और नीतीश कुमार, क्या लगता है नीतीश कुमार ने ये जो पलटी मारी है इस बार, जो मार रहे हैं, उसकी क्या वजह ये रही कि उन्होंने एक वादा कर दिया तेजस्वी से कि हाँ, हम जब इलेक्शन लड़ेंगे तो इन्हीं के नेतृत्व में लड़ेंगे, यानी कि वो मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट होंगे, उत्तराधिकारी। हाँ, उत्तराधिकारी। और वो अभी इस पक्ष में नहीं है कि हम इस कुर्सी से उतर जाए, तो वो फिर से उधर ही चले गए हैं। जिन लोगों को ये कहकर कि हमारी पार्टी तोड़ना चाहते थे, हमको ये करना चाहते थे, हमको खत्म कर देना चाहते थे, उन्हीं के साथ चले गए। देखिए, नीतीश कुमार कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं कर पाए कि उनका आंकड़ा 43 का है, जो उनको आंकड़े आए थे 2020 के 2020। उन्हें यह लगा कि चिराग पासवान के जरिए एक चिराग मॉडल भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऊपर अनलिश किया, और उसका नतीजा ये हुआ कि उनके आंकड़े जो है घट करके 43 आ गए। उनका यह भी मानना है कि आरजेडी को कभी भी 75 से ऊपर सीटें नहीं आ सकती थी, क्योंकि हर जगह जहां जहां चिराग पासवान ने अपने कैंडिडेट उतारे, ज्यादातर जगहों पर जेडीयू के लोग हार गए और वहां आरजेडी के लोग जीत गए। बीजेपी तो थी नहीं वहां तो बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन था। बिल्कुल। तो आरजेडी को बाय डिफॉल्ट फायदा हुआ चिराग पासवान की वजह से। तो आप पाएंगे कि ये जो उनको लगता है कि मेरे साथ जो खेला हुआ उस कारण से मेरा ये आंकड़ा है, अभी भी उनको ये लगता है कि वो 80, 82, 78 इस लेवल का जहां बीजेपी पहुंच गई है पार्टी है उनकी, या उससे भी ज्यादा हमारी पार्टी है, और ये तो मेरे साथ खेला हो गया। तो वो चाहते थे इलेक्शन, और इस ऑफर के साथ वो लालू यादव के पास भी पहुंचे कि देखिए, ऐसा है कि इंडिया गठबंधन का बाहर जो भी हो माहौल, बिहार में तो बढ़िया है, तो लोकसभा भी करा लेते हैं, विधानसभा भी करा लेते हैं, लोग 40 के लिए वोट करेंगे ही, बगल में एक और मशीन रख दी जाएगी 283 के लिए वोट कर दे। 40 + 243, तो 2 मशीनों पर वोट हो जाए, 283 सीटों पर वोट कर देगी जनता और हम जीत जाएंगे। लालू यादव को अच्छी तरह से पता था कि द मोमेंट ये लोग साथ इलेक्शन में गए तो नीतीश कुमार 43 नहीं, ऊपर तो आएंगे ही आएंगे, और जैसे ही वो ऊपर आएंगे 70, 72, 65 जो भी सीटें आएंगी, इस स्थिति वाले नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हिलाना इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि फिर आरजेडी की भी उतनी ही आएंगी करीब करीब। आरजेडी को तो चिराग पासवान वाले खेला का फायदा हुआ है ना, तो वो बराबर हो जाएंगे, तो फिर उस वक्त तो डिप्टी सीएम बने रह जाएंगे तेजस्वी। दूसरा, उन्हें ये लगा कि ये क्यों हमें भेजना चाहते हैं, चुनाव में अभी 1.5 साल बाकी है, 2025 के नवंबर में होना है चुनाव। बिल्कुल। तो वो तैयार नहीं हुए। यही ऑफर उन्होंने बीजेपी को दिया, नीतीश जी ने, कि चुनाव करवा लीजिए। बीजेपी को इस बात की चिंता नहीं थी कि वो मुख्यमंत्री दोबारा हो जाएंगे, इस बात की ज्यादा चिंता थी कि हमारे लिए 39 और 40 में जीतना, 40 सीटों में 39 सीटें जीतना लोकसभा की, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभी अगर हम विधानसभा चुनाव में चले जाते हैं, हमारे सारे विधायक जो है वो विधानसभा पर फोकस करना शुरू कर देंगे, अपने अपने विधानसभा को देखेंगे। पता चला हमारा लोकसभा
गड़बड़ा जाए, गड़बड़ा गया। अभी तो हम सबको टास्क देंगे, और आप जानते हैं बीजेपी कैसे चुनाव लड़ती है, वो बिल्कुल सबको टास्क बांटती है और उसको फुलफिल करना पड़ता है। तो फिर नीतीश को लेने का फायदा क्या होगा जब हमारी सीट संख्या घट जाएगी। तो उन्होंने उसको रिजेक्ट करते हुए इस बात पर हामी भर दी कि चलिए आपके भले 40 है या 45 है, सीएम आप ही रहिए। और सीएम उनको मान लिया, खुद हम डिप्टी सीएम रह लेंगे और आपसे हम बाद में निपट लेंगे, अंदर अंदर जो बातें हैं। तो इस तरह से नीतीश कुमार का कुनबा जो है इस तरफ आ जाता है। और भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार और चिराग पासवान, ये बहुत से राजनीतिक विचारकों का मानना है ये फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन हो जाता है। इसके बाद कम से कम लोकसभा चुनाव में, जो कि अगले 3 महीनों में होना है, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी इंडिया गठबंधन के लिए रह नहीं जाएगी बिहार। अच्छा, यहाँ पर अंगणित समझ लिया हमने, नीतीश क्यों छोड़ रहे हैं ये समझ लिया, इंडिया गठबंधन पर भी छोटी सी बात हो जाए, इसको लेकर विस्तृत चर्चा करेंगे हम लोग आने वाले समय में। इंडिया गठबंधन के लिए क्या ये एक झटके के तौर पर है कि नीतीश कुमार, जिन्होंने वो पूरी छतरी लाने का काम किया, बिहार से ही शुरू हुआ था इंडिया गठबंधन, अब वो खुद ही पासा पलट कर दूसरी तरफ जा रहे हैं, तो ये कितना बड़ा साइकोलॉजिकल एक इम्पैक्ट डालेगा इंडिया गठबंधन के ऊपर, उनके सहयोगियों के ऊपर? देखिए, ये शक जो है इंडिया गठबंधन को शुरुआत से थी नीतीश कुमार पर। नीतीश जी को कन्वीनर बना दिया जाए, बहुत लोग चाहते थे। और ये हकीकत है कि सूत्रधार नीतीश कुमार थे, वरना तो कांग्रेस और केजरीवाल कभी साथ नहीं बैठते थे। ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ, लेफ्ट के साथ कभी नहीं बैठती थी। लेकिन इन सबों को एक मंच पर लाना, ममता से लेकर उद्धव को, स्टालिन से लेकर फारूक अब्दुल्ला को, ये सब संभव हो पाया नीतीश कुमार के प्रयासों की वजह से। लेकिन उनका जो अपना ट्रैक रिकॉर्ड था, नीतीश जी का, बाजी पलट देते थे कहीं जाकर के, इधर से उधर चले जाते थे। तो इसको लेकर के कांग्रेस के भीतर अविश्वास था। और अविश्वास ये था कि हमने इनको कन्वीनर बनाया, संयोजक बनाया, और अगर ये चेहरे के तौर पर इंडिया गठबंधन के दिखाई पड़ने लगे और अचानक अपने 5 साल के मुख्यमंत्री के लोभ में अगले 5 साल को एश्योर करने के लिए ये फिर से अगर बीजेपी की तरफ चले गए, तो हमारा तो पूरा सामियाना गिर जाएगा जो हमने इंडिया गठबंधन का बनाया है, जो कि अब हो रहा है। वो डर जो है अब, तो उन्हें डर ये बहुत शुरुआत से थी। यकीनन नीतीश कुमार की वजह से ही ये इंडिया गठबंधन बना, लेकिन ये डर जो कांग्रेस की थी। तो आपने देखा कि उन्होंने जब कन्वीनरशिप के लिए बात की, तो पहले खरगे जी को अध्यक्ष घोषित किया गया, उसके बाद संयोजक का पद इनको ऑफर किया गया, लेकिन ममता बनर्जी इसके लिए तैयार नहीं थी। ममता बनर्जी को लगता था कि अरे हम क्यों नहीं हो सकते हैं, या फिर वो उनको विश्वसनीयता का क्वेश्चन था। तो नीतीश जी को इधर क्या मिला, उन्हें लगा कि अगर मैं एक ऑनरेबल एग्जिट मेरा होता, मैं पीएम का चेहरा होता, और मैं फिर पीएम के चेहरे पे लड़ता, हारता, जीतता, लेकिन नरेंद्र मोदी के सामने हमारा चेहरा आया, हम भी पीएम के उम्मीदवार रहे, और उसके बाद फिर नतीजे आए जो आने हैं आएंगे। अब मान लीजिए कि हम वो भी ना हम बन पाए, हमें संयोजक तक में बड़ी दिक्कत आई। हालांकि जिस तरह से उनको दिया गया उन्होंने रिजेक्ट किया, उसमें बहुत से लोगों का विरोध था, तो उन्होंने रिजेक्ट किया। तो इनके पास कुछ इधर के लिए बचा नहीं, इनका मोह भंग हो गया, और ऐसे में उन्होंने ये फाइनल खेला। और इसमें संभावना है कि हो सकता है कि बीजेपी हमें आने वाले 5 सालों के लिए ये मान ले कि भाई आप ही सीएम रहेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू वाले बिहार में मान के चलते हैं कि उसको बहुत ज्यादा बिहार में चीफ मिनिस्टरशिप से मतलब नहीं है, जितना कि उसको वहां की 40 लोकसभा सीटों से मतलब है। तो हो सकता है कि अगली दफा हम लोग लड़े, और लड़ करके हम लोग बराबर में आ जाए भारतीय जनता पार्टी के साथ सीटों में, और फिर नीतीश जी ही मुख्यमंत्री रह जाए। क्योंकि हिमांशु, 40 सीटों में जो बंटवारा होने जा रहा है, उसमें अभी भी फॉर्मूला जो है, उसमें जेडीयू को कम दिया जाएगा, बीजेपी को ज्यादा दिया जाएगा, ये नहीं आया। अभी भी 17-17, 16-16, 15-15 इसी पे चर्चा हो रही है। उनका मोहभंग हो गया है, और ये जो बार बार पलटी मारने वाली जो आदत है, उससे जनता का भी मोहभंग हो गया है नीतीश कुमार को लेकर।
कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं। इस बात को मानिए कि बिहार में राजनीति जो नीतीश जी ने की वो थी नॉन यादव ओबीसी प्लस अपर कास्ट, इसकी उन्होंने राजनीति की। नॉन यादव ओबीसी प्लस अपर कास्ट की राजनीति। नॉन यादव ओबीसी जिसको ईबीसी अत्यंत पिछड़ा कहते हैं, उसका एक बड़ा वोट बैंक उन्होंने बनाया और कहते थे कि जब उनके हेडेज थे अच्छे दिनों में उनके पास करीब 17% वोट हुआ करते थे। तो मान लीजिए एमवाई का कॉम्बिनेशन जो यादव मुस्लिम कॉम्बिनेशन है वो 28 से 30% जाता है, उसमें 17% जुड़ जाए, 47-45% वोट हो जाए तो जीत आराम से 2015 में हमने देखा वो हो गया। लेकिन यही 17% अगर बीजेपी का माना जाता है कि कोर वोट बेस जो है 25% से 30% के बीच में कहीं पर है बिहार में, अगर इसमें जुड़ जाता है तो ये भी 40% पार हो जाता है। तो वो एक बैलेंसर की तरह हो गए। तो अब ये जो बैलेंसर की उन्होंने भूमिका बड़ी बखूबी निभाई है पिछले 18 सालों से वहां की राजनीति में। इसमें एक आदत लग गई अत्यंत पिछड़ा को, ज्यादातर वो बीजेपी के साथ वोट कर रहा है। अगर आप देखें तो ज्यादातर वो भी आरजेडी के साथ वो नेचुरल नहीं जेल कर पाता है, क्योंकि आरजेडी के खिलाफ वो रहा था। हाँ, यादवों उन्हें डर लगता है। अति पिछड़ा का मतलब हो जाता है जैसे नाई जाति है जिसका कि राजनीति कर्पूरी ठाकुर जिस जाति से आते थे उसका अपना से नहीं होता है ना, वो होता है लेकिन वो डरता है ना। यादवों का एक बाहुबली इमेज है तो वो उसके खिलाफ ऐसे लोगों को ढूंढता है जो उसको प्रतिनिधित्व दे सके, और यही काम नीतीश जी ने किया। अब नेचुरल उसको जोड़ना ये बड़ा अननेचुरल सा है, तो वो हमेशा बीजेपी के साथ होना चाहता है और चाहता है कि हमारा नेता नीतीश कुमार भी बीजेपी के साथ रहे। तो बहुत सा बड़ा वर्ग जो है ईबीसी का वो बीजेपी के साथ ऑलरेडी हो चुका है। नीतीश जी इस बात को महसूस कर रहे हैं कि अगर वो इधर नहीं गए तो पता चला कि वो भले ही इधर आ जाए, पता चला उनका वोट बेस जो है वो एनडीए में ही रह गया। और आपने बाई इलेक्शंस में जो हार हुई जेडीयू आरजेडी गठबंधन की, या बहुत मामूली अंतर से जीत हुई, उसमें आप देख सकते हैं कि बहुत सा वोट बैंक जो नीतीश का कहा जाता था वो बीजेपी के साथ चला गया था। तो ये भी एक कंसर्न था कि अति पिछड़ा जो है वो कहीं बीजेपी के साथ रह जाएगा तो मेरी तो वक्त नहीं रहेगी। तो इस कारण से भी नीतीश कुमार और उनके सहयोगियों ने यह तय किया कि लोकसभा जो है वो बीजेपी के साथ लड़ना उचित है। अब लोकसभा तक का मामला तय हो गया है, अब देखा जाएगा आगे क्या होता है। लेकिन ये सब कुछ भले ही आप गुणागणित मन में बिठा ले, फ्लोर ऑफ द हाउस जो होता है वही सबसे महत्वपूर्ण होता है। और फ्लोर ऑफ द हाउस पर ये 127 का आंकड़ा ठहर जाएगा उस दिन। शपथ तो वो ले लेंगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, 9वीं बार शपथ हो जाएगा। लेकिन फ्लोर ऑफ द हाउस पर मेजॉरिटी वो प्रूव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, अभी इस बारे में संशय है। और ये संशय मात्र हमको और आपको नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को भी है। पर सबको है। तो ऐसे में अब नीतीश कुमार ने इस बार जो पलटी मारी है उसके पलटवार में, क्या उसके जवाब में लालू प्रसाद यादव कुछ कर पाते हैं? क्योंकि वो भी छोटे मोटे खिलाड़ी नहीं है और उनके सामने ये सब हो रहा है तो, और बेटे को सीएम भी बनाना है, तो तमाम चीजें हैं। देखिए क्या खेला कर पाते, क्योंकि तेजस्वी तो कह रहे हैं खेला होगा। लालू प्रसाद यादव के मन में इस वक्त क्या चल रहा होगा, क्या रणनीति चल रही होगी, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। आपको क्या लग रहा है, हमारे दर्शकों को क्या लगता है कि बिहार में ये जो सब खेला हो रहा है इसके पीछे का माइंडसेट क्या है और आने वाले समय में क्या हो सकता है? हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।